हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें हम डील कर रहे हैं हमारी रिवीजन सीरीज के साथ। इस रिवीजन सीरीज में यूनिट 6 में हमने ऑलरेडी काफी सारे पोर्शन को डिस्कस कर लिया। जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक हमारे रह गए वो आज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कल की वीडियो में हम लोगों ने ये स्टेनाई वगैरह, आगे आ जाओ, मेजर्स देख लिए थे, एनपीसी देख लिया था, एनोवा तक हमने सारी चीजों को देख लिया था यहाँ पे, है ना। रुको एक मिनट, आगे आ जाओ। फिड्यूसली लिमिट हो गई। जिन लोगों ने भी प्रीवियस की वीडियोस को नहीं देखा प्लीज उसको जाके देख लेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम कल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस हो गया था और हाँ, ये सारी चीजें हो गई थी आपकी। आगे आ जाओ। एनोवा तक हम लोगों ने शायद डिस्कस कर लिया था। पैरामेट्रिक हो गया था। आज मुझे ये, हाँ, एनालिसिस ऑफ ये जो एनोवा था आपका, एक मिनट इधर आओ, यहाँ से स्टार्ट करना था। एनालिसिस ऑफ अ वेरिएंस हम लोगों ने कल एनोवा के बारे में बात की थी। 1 वे एनोवा, 2 वे एनोवा, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। और मैंने एक चीज बताई थी आपको कि ये एनालिसिस जो एनोवा आता है उसमें क्वेश्चन, जैसे आपका ये फॉर्मूला दे रखा हुआ है MST। एक मिनट, कनेक्ट नहीं हुई क्या? एक मिनट को, मैं कनेक्ट नहीं किया, मैंने एक सेकेंड का टाइम। हाँ, हो गया कनेक्ट, ठीक है। देखो, कल हम लोगों ने क्या किया था, ये फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। मीन स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट ग्रुप, मीन स्क्वायर ड्यू टू एरर, ये वाली चीजें लिखी थी। मैं एक बार इसको रिकॉल करा दे रही हूँ आपको, ठीक है। जिससे आगे जो हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे, कल मैंने बोला था ना कि इसका हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपको आते हैं यहाँ पे, ठीक है। एनालिसिस ऑफ अ वेरिएंस, पहला पॉइंट ये है यहाँ पे, ठीक है। देखो, कल मैं शायद बताना आपको भूल भी गई थी। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है एक बार पीवाईक्यू में कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। एनोवा को किसने दिया था? आपके आर ए फिशर ने दिया था। कल मैं बताना शायद भूल गई थी, इसलिए मैं आज ये बता दे रही हूँ आपको, ठीक है। आर ए फिशर ने दिया था। ये जो होता है, ठीक है, एनोवा का हम यूज क्यों करते हैं? Used to determine whether there is any significant difference between the means of 3 and more independent group, ठीक है। जब हमें 3 और more independent group की बात करनी होती है, ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा, समझ रहे हो चीज को, 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप के बारे में अगर हम बात करनी होती है तो हम किसका यूज करते हैं? हम लोग यहाँ पे एनोवा का यूज करते हैं। क्लियर है बात? इसके अलावा इनकी 3 कंडीशंस हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब एनालिसिस की हम बात करते हैं, एनालिसिस ऑफ अ वेरिएंस की, तो उसकी 3 कंडीशंस क्या क्या, कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसको एनोवा में सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं? पहली कंडीशन ये होती है, मतलब एजम्पशन समझ लो, ठीक है। ये शायद मैंने लिखवाया है आपको, नहीं लिखवाया पे, कल मैंने बताया होगा, ठीक है। एजम्पशन समझ लो इसको, ठीक है। अगर ये चीजें मैंने कल नहीं भी बताई हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी बताई तो प्लीज अपनी कॉपी में से अपने, अगर आपने नोट्स बनाया हो तो वहां पे एड ऑन कर लेना इसको, ठीक है। क्योंकि एजम्पशन से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहला एजम्पशन यहाँ पे ये है कि एजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी, ठीक है। पहला आता है एजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी, एजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। दूसरा एजम्पशन क्या है इनका? दूसरा एजम्पशन ये है एजम्पशन ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। एजम्पशन ऑफ रैंडमनेस, रैंडमनेस होनी चाहिए। तीसरा एजम्पशन क्या है? होमोजीनिटी होनी चाहिए, वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस को हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। वेरिएंस को हमने पहले ही पढ़ लिया, डिफरेंस बिटवीन द मीन का बारे में, ठीक है। तीसरा एजम्पशन ये है, यहाँ पे होमोजीनिटी ऑफ वेरिएंस होना चाहिए, होमोजीनिटी ऑफ वेरिएंस, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 3 एजम्पशंस है जो ये फुलफिल करेगा। उसके अलावा ये बात मैंने कल बताई होगी, एनालिसिस ऑफ अ वेरिएंस क्या है आपका? एक्सटेंशन फॉर्म है टी एंड जेड टेस्ट का, ठीक है। जहां पे हम क्या करते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल टूल है जिसका यूज किया जाता है टू शो द डिफरेंस बिटवीन 2 और मोर मीन्स या फिर कंपोनेंट थ्रू द सिग्निफिकेंट टेस्ट, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली थी। उसके अलावा मैंने ये फॉर्मूला एक बताया था, मीन स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट ग्रुप। अच्छा हाँ, ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लो। मैं एमसीक्यू देख रही थी, उसमें ये ट्रीटमेंट ग्रुप और एरर ग्रुप करके क्वेश्चन था, ठीक है। वहां पे ये समझो, जैसे ये लिखा है एमएसटी और ये एमएससी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? मीन स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट ग्रुप, ठीक है। ड्यू टू ट्रीटमेंट ग्रुप, ध्यान देना, ठीक है। ड्यू टू ट्रीटमेंट ग्रुप अपॉन मीन स्क्वायर ड्यू टू एरर,
ठीक है, ड्यू टू एरर, ये जो ये वर्ड है, ठीक है, इनका ध्यान रखना। ट्रीटमेंट ग्रुप कहाँ पे, ट्रीटमेंट ग्रुप कैसे होंगे, बिटवीन द ग्रुप, हम ट्रीटमेंट किसको देंगे, बिटवीन द ग्रुप देंगे। बिटवीन द ग्रुप कहने का मतलब क्या है कि दो ग्रुप है आपके, ठीक है, दो ग्रुप है, इन दोनों को ही हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे, इन दोनों को ही हम, ये आपका ग्रुप ए है, ये आपका ग्रुप बी है, ठीक है, इन दोनों को ही हम लोग क्या देंगे, ट्रीटमेंट देंगे। क्लियर है बात। फिर आता है मीन स्क्वायर ड्यू टू एरर। एरर कहने का मतलब क्या है, विद इन द ग्रुप। अब ये जो ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी है, इसके अंदर भी तो कुछ डेटा होंगे ना, इसके अंदर भी कुछ डेटा होंगे ना, तो इनके बीच में जो भी एरर आ रही है विद इन द ये विद इन द ग्रुप जो एरर आ रही है, ठीक है, ग्रुप के अंदर ही जो डेटा है उनके अंदर जो एरर आ रही है वो होगा यहाँ पे एरर। क्लियर है बात, ये चीज समझ में, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पे चीज को क्लियर कर दिया। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो बिटवीन द ग्रुप देते हैं वो, ठीक है, मतलब दोनों ही ग्रुप को, इसको भी हम देंगे, इसको भी देंगे, दोनों को ही हम ट्रीटमेंट देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर हम एरर की बात करेंगे तो हम विद इन द ग्रुप देंगे, ठीक है। एरर को हम लोग रेसिडुअल मीन स्क्वायर भी बोलते हैं, इसका भी याद रखना। क्लियर है, ये सारी चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट आ जाओ, ये हो गया बिटवीन द ग्रुप, ठीक है। अब इसमें क्या बचा था, अच्छा एक चीज यहाँ पे और ये आपको क्लियर करनी है इस वाली चीज को, जैसे ये है, इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। ये जो पॉइंट है आपका दो, ठीक है, दो पॉइंट ये, जैसे हम लोगों ने जब हाइपोथेसिस में देखा था तो वहां पे क्या देखा था कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, और टैबुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, दो वैल्यूज के बारे में बात की थी, कैलकुलेटेड वैल्यू और टैबुलेटेड वैल्यू के बारे में बात की थी, ठीक है। तो उसी तरह हम यहाँ पे भी बात करेंगे, उसी तरह हम यहाँ पे भी बात करेंगे। पहले वाला जो केस है, ठीक है, अगर आपकी जो एफ की वैल्यू है, ठीक है, एफ क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, मतलब इफ द वर्कआउट वैल्यू ऑफ एफ, वर्कआउट वैल्यू ऑफ एफ कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू, ये क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। अगर वो लेस देन है, समझना चाहिए इस चीज को, अगर वो लेस देन है एफ की टेबल वैल्यू से, ठीक है, अगर वो लेस देन है एफ की टेबल वैल्यू से, एफ की जो टेबल वैल्यू है, ठीक है, उससे अगर लेस है, मतलब टैबुलेटेड वैल्यू, मतलब टैबुलेटेड वैल्यू जैसे यहाँ पे करते थे, ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा, जो डिफरेंस होगा, ठीक है, जो डिफरेंस होगा वो इनसिग्निफिकेंट होगा। जहां से भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक है, मतलब ये आपको याद ये समझना, इस चीज को याद नहीं रखना, इसको समझना, इसलिए मैं इस चीज से जैसे कंसेप्ट हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था हाइपोथेसिस वाले केस में, सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है कि, ठीक है, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन है टैबुलेटेड वैल्यू से, तो वहां पे क्या होगा आपका, वहां पे क्या होगा, जो भी डिफरेंस होगा उन दो ग्रुप्स के बीच में वो कैसा होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी, जो नल हाइपोथेसिस होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। ये इनसिग्निफिकेंट कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या होगी, एक्सेप्ट होगी, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे, अगर f की जो वैल्यू है आपकी, ठीक है, वो या तो इक्वल हो, ठीक है, आइदर इक्वल और मोर देन, ठीक है, आइदर इक्वल और मोर देन, देखो यहाँ पे लिखा आइदर इक्वल और मोर देन टैबुलेटेड वैल्यू, ठीक है, तो मैं ऐसे यहाँ पे बनाए दे रही हूँ आपके समझने के लिए, ठीक है, आइदर इक्वल और मोर देन इक्वल, ठीक है, मोर देन इट्स टैबुलेटेड वैल्यू, ठीक है, जो भी इसकी, मैं टैबुलेटेड वैल्यू को ऐसे यहाँ पे लिखा कर दे रही हूँ, ठीक है, मोर देन इस टैबुलेटेड वैल्यू, तो उस केस में क्या होगा, जो भी डिफरेंस होगा, ठीक है, जो भी डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है, जो भी डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, सिग्निफिकेंट होगा। आपको यहीं से ऐसे ध्यान रखना, जो भी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। सिग्निफिकेंट कहने का मतलब क्या है, नल हाइपोथेसिस को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है बात, ठीक, तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए आपके, ठीक। अच्छा हाँ, यहाँ पे इसका मतलब ये भी, देखो मैंने लिखा भी हुआ है, इफ द डिफरेंस इज टेकन एज सिग्निफिकेंट सैंपल कुड नॉट हैव कम फ्रॉम सेम यूनिवर्स, अगर ये चीज, अगर ये कंडीशन होती है तो इसका मतलब ये मतलब है कि जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है, मतलब जो भी हमने सैंपल उठाया है वो सेम यूनिवर्स से नहीं उठाया है, ठीक है, जो सेम, वो मतलब सेम यूनिवर्स से नहीं लिया है, इसका मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है यहाँ पे, फिर हम लोगों ने बात की थी वन वे एनोवा के बारे में, ठीक है, वन वे एनोवा क्लियर कर दिया था। वन वे एनोवा में क्या था, एक डिपेंडेंट होगा, दो इंडिपेंडेंट होंगे, एक डिपेंडेंट होगा, दो इंडिपेंडेंट होंगे, जिसमें हम लोगों ने ये एग्जाम्पल के थ्रू समझा था यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया था, ठीक है, रिलेशनशिप हो गया था, ठीक है। अब जरा सा आ जाओ, जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रही हूँ, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है,
यहाँ से देखो ये जो विद इन है, ये जो बिटवीन है, ये वाली चीजें हैं हम बाद में समझेंगे। पहले ही देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, ठीक है। और ये मीन स्क्वायर को कैसे निकालते हैं, और ये मीन जो विद इन ग्रुप में कैसे निकालते हैं, और ये बिटवीन में हम कैसे निकालते हैं, ये चीज समझते हैं, ठीक है। इधर आ जाओ, सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, समझना इस चीज को। अगर डिग्री ऑफ, यहाँ से देखो ये जो फॉर्मूले लिखे हुए ना ये वाले, यहाँ से आपके पता है जो एमएड होता है ना, वहां पे जो एमएड होता है या फिर कोर्स वर्क जो होता है आपका, वहां पे इसका यूज होता है, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा कैलकुलेटिव होता है, तो ये आपके ये फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो इधर आ जाओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या है, अगर हम बात करते हैं बिटवीन, ठीक है, बिटवीन द ग्रुप, बिटवीन द ग्रुप, ठीक है, तो क्या होगा k-1, k-1, ठीक है। अगर हम बात करते हैं विद इन द ग्रुप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका n-k, क्या हो जाएगा n-k, ठीक। अब यहाँ पे जो आपका k है, ठीक है, जो k है वो क्या है, k इज द नंबर ऑफ ग्रुप, k क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप जो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। एंड n क्या है यहाँ पे, n इज द टोटल नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल जो लिए गए, ठीक है, टोटल, अभी मैं क्वेश्चन से इसको समझाऊंगी, टोटल नंबर ऑफ सैंपल, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा एकदम से, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल, ठीक। दो बातें समझ में आई, हमने फॉर्मूला वहां पे क्या देखा था उसकी, जब अभी हम लोगों ने देखा था F इज इक्वल्स टू MS बिटवीन, है ना, और MS मीन स्क्वायर विद इन, ठीक है, इसी को हम लोग ट्रीटमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट देते हैं बिटवीन द ग्रुप, और यहाँ पे हम लोग एरर देखते हैं, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। अब ये दो चीजें समझ में आई, बिटवीन द ग्रुप, अगर हमें टोटल निकालना है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, पहले समझ लो फिर मैं फॉर्मूला से एप्लीकेशन बता रही हूँ, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो क्या होगा n-1, क्या होगा n-1, और ठीक है, एक तो ये आप अप्लाई कर सकते हो, दूसरी चीज क्या अप्लाई कर सकते हो, n+k, यहाँ पे क्या निकाला n+k, n+k। अब इसका एप्लीकेशन देखो, ये आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब एप्लीकेशन में आते हैं, एक इसका क्वेश्चन लेते हैं, रुको, जैसे ये है, सपोज करो मैंने लगाया तो नहीं, देखो पिक्चर देख लो मैंने लगाया हो तो, एक मिनट को रुको, मैं एक मिनट देख लूँ, शायद अगर लगाया तो वैसे बताऊँ, अदरवाइज ये काई स्क्वायर का तो नहीं लगा दिया, हाँ ये काई स्क्वायर का मैंने लगाया, रुको मैं समझा रही हूँ आपको, इसका मैंने एक लगाया, देखो यहाँ पे बनाते हैं, सही से समझना, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके, ठीक है, ये कोई डेटा है आपका, ठीक है, बहुत इजी वे में मैं यहाँ पे मैं समझा दूंगी आपको, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ हमें दे रखे हैं, कोई ग्रुप दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप या फिर प्लॉट ऑफ लैंड, मतलब कोई लैंड की जगह समथिंग, ऐसा कुछ नाम कुछ भी ले सकते हो, या फिर कोई भी स्कूल का नाम ले सकते हो, ठीक है, जहाँ पे ये कोई ग्रुप ए है, ठीक है, ये कोई ग्रुप बी है, ये कोई ग्रुप सी है, ठीक है, बात समझ में आई, 1 2 3 4, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख दो, एक मिनट चेंज कर लूँ पेन, यहाँ पे 2 3 4, ये मैंने रैंडम लिख रही हूँ, ठीक है, मतलब डेटा ऐसे नहीं है, 6 2 1 5, है ना, 8 2 5 3, ठीक है, ये बात समझ में आई, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कर रही हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें कैसे निकालना है, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें निकालना है बिटवीन द ग्रुप, ठीक है, अगर हमें निकालना है बिटवीन द ग्रुप, ठीक है, बिटवीन द ग्रुप निकालना है, ठीक है, तो ग्रुप कितने हैं यहाँ पे, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, तो कितने हुए, 3 ग्रुप हुए ना, तो के की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप, के की वैल्यू यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप, तो बिटवीन द ग्रुप अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं 3,
3 माइनस 1 2। ये कब आया? बिटवीन द ग्रुप। अगर हम बिटवीन द ग्रुप निकालेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा ये आएगा। ये बात क्लियर हुई? ठीक। अगर हम विद इन द ग्रुप निकालेंगे, ठीक है, अगर हम विद इन द ग्रुप निकालेंगे तो विद इन द ग्रुप क्या है? देखो ये ग्रुप एक है, ए ग्रुप है, इसका डेटा क्या है? ये इतना सारा डेटा है, ठीक है। ये ग्रुप बी है, इसका डेटा क्या है? इतना सारा डेटा है, ठीक है। ये ग्रुप सी है, इसका ये है, ठीक। तो आप क्या करो, विद इन द ग्रुप क्या फॉर्मूला है? n माइनस के की वैल्यू तो हमें पता चल गई, क्या है? के की वैल्यू तो 3 है यहाँ पे। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ सैंपल, n इज द टोटल नंबर ऑफ सैंपल। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है। जो नंबर ऑफ सैंपल है इसको काउंट कर लो। यहाँ पे कितने हैं? 4। यहाँ पे कितने हैं? 4। कितने हो गए टोटल? 12। क्लियर है? तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे 12 हो गई, हो गई। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें कहाँ का निकालना है? विद इन का निकालना है। तो विद इन में क्या होगा? n माइनस की, n माइनस की, n का वैल्यू कितना हो गया? 12 हो गया, और k का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? विद इन के लिए 9 आ जाएगा। 9 3 12। ये बात क्लियर हुई? समझ में आया? हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालना है, ठीक है। ये दो चीजें हो गई। अब बात आती है अगर हमें टोटल निकालना हो, ठीक है, अगर हमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना हो, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने की बात कर रहा है, तो पहला फॉर्मूला क्या है? n माइनस 1। तो n माइनस 1 कर दो। n सैंपल कितना है हमारा? 12 है ना। नंबर ऑफ सैंपल कितना है? 12 है। तो 12 माइनस 1 कर दो। आंसर कितना आएगा? यहाँ पे 11 आ जाएगा। 11 आ गया। ये चीज समझ में आया? अगर हम इस फॉर्मूले से निकालना चाहें, ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले से निकालना चाहें तो आंसर हमारा कितना आएगा? n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू हो गई हमारी, एक मिनट को, n प्लस के है ना, रुको, n की वैल्यू हो गई आपकी टोटल नंबर ऑफ सैंपल 12, और कहाँ गया? k की वैल्यू 3। एक मिनट को, मैंने कुछ इसमें गड़बड़ कर दिया क्या? रुको, ये सम एडिटिव भी होता है। कि n की वैल्यू हो गई आपकी, अगर ये 12 है, ये n माइनस के होगा। एक मिनट रुको, रुको मैं फॉर्मूला एक बार कंफर्म कर लूँ। सही है, बट स्टिल मैं एक बार देख लूँ। ms तो ये हो गया, ठीक है। अगर हमें निकालना है n माइनस के होगा ये, ठीक है। ये एक मिनट को, n माइनस के प्लस के माइनस 1, रुक जाओ, n माइनस के हमने निकाला तो कितना आया? n माइनस के 9 आया, ठीक है। प्लस ये निकाला हमने तो कितना आया? 2 आया, इज इक्वल्स टू 12। ये फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, वही मुझे कंफर्म करना था, क्योंकि दोनों से ही आंसर सेम आता है आपका। फॉर्मूला ये है आपका, तो चाहे तो ये फॉर्मूला निकालो, इस फॉर्मूले से निकालो, चाहे तो इस फॉर्मूले से निकालो, ठीक है। इसको लिख लो अपने कॉपी में, दोनों फॉर्मूले, ठीक है। एक ये फॉर्मूला, क्योंकि एनोवा एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है, इसी वजह से हम इन दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम को ऐड करके भी, अगर आपको ये नहीं याद आ रहा ये वाला, तो आप क्या कर सकते हो? विद इन द ग्रुप का डिग्री ऑफ फ्रीडम और बिटवीन द ग्रुप का डिग्री ऑफ फ्रीडम, दोनों को ऐड करके भी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकाल सकते हो। क्लियर है बात? इसमें कोई दिक्कत? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये चीजें निकालने आ गई आपको, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आपका, जैसे इसमें आ जाओ, एक इधर आ जाओ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, विद इन द ग्रुप, और ये, ठीक है, इधर आओ, मैं यहीं पे समझा दे रही हूँ। जैसे हम लोग ने अभी फॉर्मूला पढ़ा, m इज इक्वल्स टू एम एस बी अपॉन एम एस विद इन, देखिए, मीन स्क्वायर बिटवीन, मीन स्क्वायर विद इन, ये पढ़ा। अब इसको हमें अगर निकालना है, ठीक है, इसको अगर हमें निकालना है तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसको हम कैसे निकालेंगे? f इज इक्वल्स टू मीन स्क्वायर बिटवीन अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन, ठीक है, फिर अपॉन मीन स्क्वायर बिटवीन अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी ये विद इन है, विद इन अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसे करके हम लोग निकालते हैं एफ रेशियो, ठीक है, ऐसे करके हम लोग क्या निकालते हैं? एफ रेशियो निकालते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, आई थिंक मैंने इसकी फोटो क्लिक की थी, लेकिन वो मैंने इसमें डालना भूल गई। चलो ठीक है, मैं डेटा बना दे रही हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, ये कोई डेटा दे रखा है आपका, ठीक है,
समझना, मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। ये मतलब ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने पिक्चर क्लिक की थी कि इसमें ऐड कर दूंगी, लेकिन शायद रह गया वो, ठीक है। ये क्या है आपका सम ऑफ स्क्वायर, ये क्या है आपका मीन ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है आपका एफ ऐसे दे रखा हुआ है, ठीक है। मतलब एफ रेशियो यहाँ पे हमें फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ट्रीटमेंट, इसलिए मैंने ये ट्रीटमेंट वाली चीज आपको क्लियर कर दी, ठीक है। फिर दे रखा है एरर, ठीक है। फिर यहाँ पे टोटल, ये टोटल है आपका, ठीक है। इस एक क्वेश्चन से आप समझ जाओगे पूरी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे एरर हमें दे रखी है 9, ठीक है। मतलब एरर का हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखा है, तो एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम देने का मतलब क्या है, इस एरर का मतलब क्या है, हमें विद इन का दे रखा है। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखा है किसका दे रखा है, विद इन का। और ट्रीटमेंट कहने का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका होगा, बिटवीन का होगा, ध्यान देना इसको, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर जो दे रखा हुआ है वो 17.04 दे रखा हुआ है, ठीक है। और इसका जो सम ऑफ स्क्वायर दे रखा, टोटल दे रखा, सॉरी कितना दे रखा, 31.23 दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मीन स्क्वायर को निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला होता है आपका, अगर हमें ये निकालना पहला, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए, मतलब एफ का हमें वैल्यू निकालना है, एफ की वैल्यू निकालनी है अगर हमें यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे एफ रेशियो को, मीन स्क्वायर ये ट्रीटमेंट वाला है, ठीक है। अब समझ जाना है बिटवीन का है, मीन स्क्वायर ये आपका एरर का है, ठीक है। बात समझ में आई। अब इसको अगर हमें निकालना है तो क्या फॉर्मूला था, सम ऑफ स्क्वायर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका होगा, हमारा बिटवीन का होगा। फिर सम ऑफ स्क्वायर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका होगा, ये बिटवीन का, सॉरी विद इन का होगा, ठीक है। ये विद इन का होगा, ये भी ये इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इधर आ जाओ, ये अगर सम ऑफ स्क्वायर की हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं सम ऑफ स्क्वायर की, तो यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट का कितना दे रखा हुआ है, 17.04 दे रखा है। बात समझ में आई। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें किसका निकालना है, बिटवीन का निकालना है, समझ रहे हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका निकालना है, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है बिटवीन का। तो बिटवीन के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, K-1, K-1। अब यहाँ पे ग्रुप हमें बता दे रही हूँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, जो आपका ग्रुप दे रखा हुआ था वो कितना दे रखा था, 3 दे रखा हुआ था, ठीक है। पूरी लैंग्वेज थी एक रिसर्चर की, ठीक है। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 3 हो गया। तो K-1 कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। बात समझ में आई। तो अगर हम बात करें उसकी, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे विद इन का, तो क्या हो जाएगा N-K, ठीक है। N-K कहने का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, जब हम N-K की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N का मतलब क्या है, टोटल, ठीक है। N का मतलब क्या है, टोटल, ठीक है, 11, ठीक है। N का हो जाएगा N-K टोटल। एक मिनट रुको, 9 ये दे रखा था ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 9 ये मैंने 11 कैसे लिखा है समझना, ये 9 हमें गिवन था पहले से, ठीक है। ये 9 हमें गिवन था पहले से, ठीक है। और हमें क्या गिवन था, के की वैल्यू गिवन थी, जिसकी हेल्प से हमने क्या किया, ये 2 निकाल लिया। तो अब हमको टोटल निकालना है, ठीक है। टोटल तो हमें नहीं पता था, ठीक है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके, जैसे हमने यहाँ पे बताया आपको, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, दोनों को ऐड करवा दिया था, तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। दोनों को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ये टोटल आ गया हमारा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे, तो सम ऑफ स्क्वायर हमें एरर का तो पता ही नहीं है, सम ऑफ स्क्वायर विद इन का तो पता ही नहीं है, लेकिन हमें टोटल तो पता है ना, हमें टोटल तो पता है, हम निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल तो हमें पता है ना, ठीक। तो टोटल हमें पता है, तो अब जब निकालोगे तो उसका आ जाएगा आपका 14.19, ठीक है। 14.19 इसका आ जाएगा, 14.19 आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो विद इन का है वो 9 है, ठीक है। अब इस पूरे को जब इनको पूरे को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आंसर कितना निकल के आए, जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे, इसको डिवाइड करना, ठीक है, इसको डिवाइड करोगे, तो ये जो आएगा मीन स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, ये अपने आप से कैलकुलेट करना, ठीक है। मैं तो देख के इसको लिख दे रही हूँ, कैलकुलेशन इसकी लंबी है, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा, 1.58 आ जाएगा, ठीक है। तो 8.58 और 1.58
58 निकालोगे तो आंसर आएगा आपका 5.392। ठीक है, तो सिंपल सा ध्यान रखना, अगर हमें निकालना है f का रेशियो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, f इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन निकालेंगे, सम ऑफ स्क्वायर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन निकालेंगे। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने निकालना आपको समझा दिया है। उम्मीद करती हूँ यहाँ देखो, यहाँ पे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही क्वेश्चन आता है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन से यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ठीक, तो और तो हम लोगों ने ये देख ही लिया था, वन वे एनोवा और टू वे एनोवा क्या होता है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। एक मिनट को मैं चेक करूँ कुछ पॉइंट रह तो नहीं गया है। वन वे एनोवा में देख लिया था, टू वे एनोवा में हम इफेक्ट को देखते हैं, है ना, ये हो गया था आपका। हाँ, ये हो गया था। अब आ जाओ नेक्स्ट, हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, काई स्क्वायर वाले पे। ठीक है, अगर कोई इसमें न्यूमेरिकल में दिक्कत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास जो भी लूंगी वहां पे एक बार नहीं होगा तो फिर से रिकॉल करा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ काई स्क्वायर पे। काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुडनेस ऑफ फिट, कई बार पूछा गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, पहली बात, क्यों बोलते हैं जो काई स्क्वायर टेस्ट है ये क्या बोलते हैं, गुडनेस ऑफ टेस्ट बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या, ये जो टेस्ट है वो क्या डिटरमाइन करता है, हाउ वेल द ऑब्टेन सैंपल, जो हमको सैंपल ऑब्टेन हुई है, ठीक है, सैंपल फिट होता है हमारी पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज के साथ। मतलब क्या है, जो भी हमने सैंपल निकाला है तो वो क्या हमारी जो पॉपुलेशन है उसके साथ कितने अच्छे से फिट हो पा रहा है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखा जाता है, ये लिख लो ये पॉइंट। ठीक है, हाउ वेल द ऑब्टेन्ड सैंपल हाउ वेल द ऑब्टेन सैंपल प्रोपोर्शन। अभी जो चीजें रह गई अभी मैं और क्लियर कर दे रही हूँ उसको। फिट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, पहले ये पॉइंट खाली लिख लो, ज्यादा और नहीं लिखना है। प्रोपोर्शन स्पेसिफाइड बाय द नल हाइपोथेसिस, ठीक है, देखो काई स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, काई स्क्वायर मतलब एक ये जो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा पॉपुलेशन, जो भी हमारा सैंपल है, यहाँ पे ये जो टेस्ट है वो डिटरमाइन करता है हाउ वेल द, कितना अच्छे से जो हमारा हमने सैंपल का प्रोपोर्शन ऑब्टेन किया है वो हमारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है उसके साथ वो कितने अच्छे से फिट हो पा रहा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, गुडनेस ऑफ फिट बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें इतना याद रखना, गुडनेस ऑफ फिट, जिसके 3 एप्लीकेशन है। ठीक है, अब ये जो काई स्क्वायर है इनकी 3 एप्लीकेशन है, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ काई, एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर, इनके 3 एप्लीकेशन है। 3 एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, पहला एप्लीकेशन इनका ये है गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, गुडनेस ऑफ फिट, ये गुडनेस ऑफ फिट अभी हमने देखा, मतलब जो भी हमने सैंपल को ऑब्टेन किया है, ठीक है, जो भी हमने सैंपल को ऑब्टेन किया है कि वो कितना अच्छे से हमारी पॉपुलेशन के साथ फिट बैठ पा रहा है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब कितने अच्छे से वो फिट बैठ पा रहा है, ये बात। ठीक, फिर आता है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको हम लोग देखेंगे अभी, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस को। ठीक है, फिर आता है टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, 3 चीजें हैं। ठीक है, अब जैसे ये बात करते हैं, इधर आ जाओ, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे हम जब हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, दैट मतलब गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं गुडनेस ऑफ फिट की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो ये एक डेटा है आपका। ठीक है, ये क्या है आपका, नंबर ऑफ एक्सरसाइज है। ठीक है, समझना इस चीज को। और ये क्या है, मतलब वीक में एक बार, ठीक है, मतलब वंस मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं,
1 टाइम अ वीक, मतलब इसको ऐसे बोलो, कैसे लिखेंगे इसको, एक मिनट को, ऐसे मत लिखो, ऐसे 1 टाइम अ वीक, ठीक है, और वंस अ वीक, ठीक है, ये डेटा के थ्रू मैं समझा रही हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है कि हम देखो नंबर ऑफ एक्सरसाइज कितनी है, 15 है, ठीक है। हम क्या करते हैं 1 टाइम अ वीक, ठीक है, कितनी बार करते हैं, 19 बार करते हैं। वंस अ वीक 6 बार करते हैं, ठीक है, वंस अ वीक 6 बार करते हैं। जब टोटल करोगे तो एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 40, समझना इस चीज को खाली, ठीक है। मतलब ये जो होता है, जो डेटा है काई स्क्वायर टेस्ट का, मतलब यहाँ पे क्या होता है, हमें यहाँ पे सैंपल मीन निकालने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंडिविजुअल जो होते हैं उनके सैंपल को काउंट करते हैं, उनकी मतलब ये क्या कैटेगरीज है, इन कैटेगरीज को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है। इन कैटेगरीज को हम क्या करते हैं, जैसे आता नहीं है कि आप मतलब कितनी बार, जैसे बोलते नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, कैटेगरीज में फ्रीक्वेंसी देखते हैं, मतलब जैसे ये टोटल ये 15 है तो हमारी मतलब कितने वन, ये फ्रीक्वेंसी है, दीज आर द फ्रीक्वेंसी, ये कैटेगरीज है। 1 टाइम अ वीक, जिससे फ्रीक्वेंसी कितनी आई 19 बार हम लोग करते हैं। वंस अ वीक मतलब 6 टाइम्स यहाँ पे करते हैं, और टोटल क्या होती है, टोटल कितना हो जाएगा, अब हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। ये कहने का मतलब है, ठीक। जो ये अब देखो, ये हमने क्या किया, ऑब्जर्व्ड है, ये सारी चीजें क्या है हमारी, ऑब्जर्व्ड है, मतलब ये जो भी हमने इनको क्लासिफाई किया है, जो भी ये चीजें हैं हमने क्या किया, इसको क्या क्लासिफाई किया कैटेगरीज में, इनको क्या किया, क्लासिफाई किया है इनटू द कैटेगरीज, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे याद रखनी है कि अगर कोई इंसान, मतलब कोई भी अगर इंडिविजुअल एक ग्रुप में उसको कैटेगराइज कर दिया गया है, एक ग्रुप में वो आ गया है, तो वो दूसरे ग्रुप में नहीं जा सकता, तो वो दूसरे ग्रुप में नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये जो गुडनेस ऑफ फिट होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं डेटा को, ठीक है। गुडनेस ऑफ फिट है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं। अभी हो सकता है ये चीज ना क्लियर हो, थोड़ी रुक के भी समझ में आ जाएगा आपको। कंपेयर कराते हैं, गुडनेस ऑफ फिट इज टू कंपेयर द डेटा, कंपेयर द डेटा, ठीक है। अब ये डेटा कौन सा होगा, हमारा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी हमारी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब क्या है, हमें नंबर ऑफ एक्सरसाइज 15 है, हम क्या कर रहे हैं 19 बार कर रहे हैं हर दिन, मतलब हर दिन का मिलाकर एक वीक में 19 बार कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये क्या है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। हम उसको क्या कराते हैं, विद द नल हाइपोथेसिस, विद द नल हाइपोथेसिस के साथ क्या कराते हैं, इसको कंपेयर कराते हैं। नल हाइपोथेसिस कहने का मतलब क्या, एक्सपेक्टेड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड, अभी आगे और आएगा, समझाती हूँ फिर से, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, सिंपल सा समझो, जो भी ईच इंडिविजुअल इन द सैंपल इज क्लासिफाइड इनटू वन एंड ओनली वन ऑफ द कैटेगरी, ये ध्यान रखना। मतलब एक इंडिविजुअल को हम क्या करेंगे, एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं, दूसरी कैटेगरी में उसको नहीं डाल सकते। अगर वो इस कैटेगरी में आ गया है तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, बात समझ में आई, ठीक। तो इसी वजह से क्या करते हैं हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, हम क्या करते हैं, ग्रुप्स को सेपरेट कर दिया, 19 बच्चों को मैंने यहाँ पे डाल दिया, 6 बच्चों को मैंने यहाँ पे डाल दिया, इस वाले ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। मान लेते हैं ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, 19 बच्चों को यहाँ पे डाला, 6 को यहाँ पे डाला, तो जो बच्चे यहाँ ग्रुप ए में आ गए वो ग्रुप बी में नहीं जा सकते, ठीक है, वो ग्रुप बी में नहीं जा सकते। तो ठीक है, तो इसी वजह से जो हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालनी है हमें, ठीक है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जो ये जो टोटल होता है, ठीक है, टोटल सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये हमारी क्या है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये क्या है हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मतलब क्या है, जो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ number of individuals from the sample, number of individual from the sample who are classified, इंपॉर्टेंट है इस चीज को लिखना, क्लासिफाइड इन अ, क्योंकि आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड में फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम द सैंपल हु आर क्लासिफाइड इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है, हमने उन्हें क्या कर दिया, पर्टिकुलर कैटेगरी में उनको डाल दिया है, ठीक है, पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल दिया है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे, ईच इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल होंगे, ठीक है, ईच इंडिविजुअल काउंट ओनली वंस,
काउंट ओनली वंस, मतलब जो 15-19 बच्चे हैं जो मैंने यहाँ पे बात बताई, उनको इसी ग्रुप में रखा जाएगा और एक ही बार काउंट किया जाएगा, वो इस ग्रुप में नहीं आ सकते। ठीक है, तो मतलब क्या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वो संख्या है जहां पे जिनको वो बच्चे जिनको हमने क्या किया, पर्टिकुलर कैटेगरीज में डाल दिया है। ठीक है, पर्टिकुलर कैटेगरीज में हमने क्या किया, उनको डाल दिया है। ठीक है, तो जो आपका गुडनेस ऑफ फिट होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं हमारे डेटा को। ठीक है, कौन से डेटा को, जो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। समझ रहे हो इस चीज को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। हमने ऑब्जर्व किया इस चीज को, ठीक है, उसको हम क्या कराते हैं, कंपेयर कराते हैं किसके साथ, नल हाइपोथेसिस। इसी नल हाइपोथेसिस को हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इसके साथ हम क्या कराते हैं, कंपेयर कराते हैं। ठीक है, ये समझ रहे हो। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जैसे इसमें बोलते हैं द प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन हाउ विल द डेटा फिट द डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाइड इन नल हाइपोथेसिस, हेंस द नेम्स गुडनेस ऑफ फिट। मतलब इसका मतलब सिंपल सा समझो, आसान शब्दों में मतलब ये है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसको हम देखते हैं कितने अच्छे तरीके से वो हमारी नल हाइपोथेसिस के साथ फिट हो पा रही है। जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, कितने अच्छे से वो फिट हो पा रही है, ये वाली चीज के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, ये क्लियर हुई। ठीक, अब जैसे यहाँ पे आ जाओ, अब इसका जो फॉर्मूला होता है, इधर आ जाओ नेक्स्ट में, इसका जो फॉर्मूला होता है, शायद मैंने लगाया वो फॉर्मूला इसका, हाँ, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, काई, देखो इसको पहली चीज काई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ओ माइनस ई स्क्वायर। ओ का मतलब क्या है यहाँ पे, ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ओ का मतलब क्या है, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। ओ का मतलब क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है। ठीक है, और ई का मतलब क्या होता है, हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू। ई का मतलब क्या है यहाँ पे, हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू। देखो यहाँ पे कैटेगरीज में इनको डाल दिया गया ना, समझ रहे हो, देखो यहाँ पे कैटेगरीज में डाल दिया, ये फीमेल की कैटेगरी में आ गया, ये मेल की कैटेगरी में। इधर आ जाओ, ये देखो ये हेड है, यहाँ पे ये ऑब्जर्व्ड है। ठीक है, ये क्या है, ऑब्जर्व्ड है। टेल में ये क्या है, ऑब्जर्व्ड है। ये क्या है, एक्सपेक्टेड है। ये क्या है, एक्सपेक्टेड है। अब ये देखते हैं यहाँ पे कितना अच्छे से ये फिट हो पाया है। ठीक है, इसकी बात की जाती है। ठीक है, समझ रहे हो उस चीज को, कितना अच्छे से ये फिट हो पाया है, इसकी बात होती है। क्लियर है बात। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो काई स्क्वायर होता है, ठीक है, अगर काई स्क्वायर जो है आपका 0 हो जाता है, मान लो आपका ये जो काई स्क्वायर की वैल्यू है वो 0 हो जाती है, उस केस में क्या होता है, मतलब यहाँ पे क्या आता है, सैम्पलिंग एरर हो जाता है। काई स्क्वायर की वैल्यू वैसे तो 0 नहीं होती है, लेकिन अगर 0 हो जाती है तो यहाँ पे क्या आता है, सैम्पलिंग एरर आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाता है यहाँ पे, सैम्पलिंग एरर आ जाती है। ठीक है, क्लियर है बात, इसमें कोई दिक्कत। और तीसरी चीज, यहाँ पे जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, C-1। ठीक है, C-1 किससे निकालेंगे, C माइनस। यहाँ पे C क्या है, C इज इक्वल्स टू कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड है, ये कितनी कैटेगरीज में डिवाइड है, 2। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 2-1। बात समझ में आई, 2-1 ऐसे निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और तीसरी चीज, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो। ठीक है, छोटे छोटे से पॉइंट है यहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं है, कि अगर जब कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे से कुछ पॉइंट है वो लिख लो, कि ये जो फॉर्मूला है काई स्क्वायर का, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, देखो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर में वैल्यू है, स्क्वायर में वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, इस चीज का ध्यान देना। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और जो काई स्क्वायर की वैल्यू होगी या तो 0 होगी, ठीक है, या फिर उससे ज्यादा होगी, या फिर उससे ज्यादा होगी, ये समझ लेना। ठीक है, वैसे 0 होती नहीं, लेकिन अगर होती है तो 0, देखो 0 कब होती है, 0, देखो यहाँ पे मैंने शायद ये चीज गलत बताई है, सैम्पलिंग, देखो यहाँ पे क्या है, ये सैम्पलिंग एरर नहीं है, एक मिनट को पीछे आओ। यहाँ पे अगर काई स्क्वायर की वैल्यू आपकी 0 हो जाती है, काई स्क्वायर की वैल्यू अगर आपकी 0 हो जाती है, उस केस में क्या होता है, हमारा जो सैंपल है ये गुडनेस ऑफ फिट बताता है, मतलब अच्छी तरीके से फिट हो गया है। ठीक है, जो सैंपल है पॉपुलेशन के साथ अच्छी तरीके से वो फिट हो गया, ये चीज बताता है, लेकिन ये जनरली होता नहीं है, ये कहने का मेरा मतलब था। ठीक है, वहां पे क्या होता है, कुछ ना कुछ सैम्पलिंग में
एरर आ जाती है, ठीक है, मतलब ड्यू टू सैम्पलिंग एरर, ठीक है, ड्यू टू सैम्पलिंग एरर जो काई स्क्वायर होता है, जो काई स्क्वायर होता है वो जीरो नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर वो जीरो हो जाता है, समझना इस चीज को, अगर काई स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाती है तो उसका मतलब क्या है, वहां पे गुडनेस ऑफ फिट हो गया, मतलब हमारा जो सैंपल था वो अच्छी तरीके से फिट हो गया है, ठीक है, जनरली। लेकिन ऐसा नहीं होता है ड्यू टू सैम्पलिंग एरर, ये कहने का यहाँ पे मतलब था। क्लियर है बात। तीसरी बात यहाँ पे ये होती है, जो हमारा, अगर हमारा हाइपोथेसिस ट्रू है, समझो, अगर हमारा हाइपोथेसिस ट्रू है, ठीक है, तो जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, समझना इस चीज को, जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू, वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू की क्लोज होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू की क्या होगी, क्लोज होगी, ठीक है। अगर हाइपोथेसिस मेरा ट्रू है, व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, यू एक्सपेक्ट द डेटा, मतलब एक्सपेक्ट द डेटा मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू टू बी क्लोज टू द हाइपोथेसिस, दैट मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू की क्लोज होगी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं इस केस में जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, जो काई स्क्वायर की वैल्यू होगी, वो काई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इज टू बी स्मॉल, इज टू बी स्मॉल, इस चीज को सही से समझना, ठीक है। व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, मतलब अगर हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू होगी तो उस केस में जो हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, वो उसकी जो वैल्यू होगी वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वेरी क्लोज होगी, जिसकी वजह से काई स्क्वायर हमारा क्या होगा, स्मॉल होगा, और नल हाइपोथेसिस हमारी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई ये चीज, ये अपने दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। फिर हमने ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली बात कर ली, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें कैसे निकालना है, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें कैसे निकालना है, C-1, C इज द कैटेगरी, यहां से निकाल सकते हो। क्लियर है, इसमें बात समझ में आई, ठीक है। फिर तीसरी बात, यहाँ पे दो तीन छोटी छोटी सी बातें हैं, वो लिख लो पहले आप, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है, अगर हमारी, ठीक है, काई स्क्वायर की वैल्यूज अगर बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल काई स्क्वायर, ठीक है, वेरी स्मॉल काई स्क्वायर का मतलब क्या है, ठीक है, इस चीज को समझना, ठीक है। वेरी, अपनी कॉपी में जैसे मैं बोल रही हूँ अपने हिसाब से नोट्स बना लेना उसको। अगर वेरी स्मॉल है काई स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, देयर इज हाई रिलेशन, देयर इज हाई कोरिलेशन बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। अच्छा एक चीज रुको, मैं आपको यहाँ पे ये सही कर देती हूँ, रुको। जो यहाँ पे हम लोग ये लिख रहे हैं, मैंने यहाँ पे बताया आपको, इसको आप ऐसे कर लो, अभी मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, बाद में भी फॉर्मूला बताऊंगी आपको। इसको मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये था, अगर हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू के बहुत क्लोज है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू के बहुत क्लोज है, ये वाली चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस हमारा ट्रू होगा। अगर हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू स्मॉल होती है, इसका मतलब क्या है, देयर इज अ हाई कोरिलेशन, देयर इज अ हाई कोरिलेशन, जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू के, मतलब हमारा हाई कोरिलेशन होगा हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू के बीच में, ठीक है। ये बात समझ में आई, अगर बहुत स्मॉल है तो, ठीक है। लेकिन अगर इन केस, मान लेते मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अपनी कॉपी में लिख लेना, इन केस अगर वेरी लार्ज, ठीक है, वेरी लार्ज, ठीक है, काई स्क्वायर अगर लार्ज होता है तो उस केस में क्या होता है, अगर काई स्क्वायर लार्ज है तो उस केस में क्या है, जो सैंपल डेटा है, सैंपल डेटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समझो, ये जो बार बार मैं सैंपल डेटा जो बोल रही हूँ, ये सैंपल डेटा क्या है, हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, सैंपल डेटा क्या है हमारा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक है। डज नॉट फिट द पॉपुलेशन डेटा, ठीक है, पॉपुलेशन डेटा। अब ये पॉपुलेशन डेटा क्या है हमारा, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये पॉपुलेशन डेटा क्या है हमारा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। अभी बात क्लियर हुई, अगर काई स्क्वायर की वैल्यू स्मॉल होगी तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा सैंपल डेटा है वो पॉपुलेशन डेटा में बहुत अच्छे से फिट हो गया है। लेकिन अगर हमारा काई स्क्वायर का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है तो सैंपल वैल्यू डज नॉट फिट द पॉपुलेशन डेटा, मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यूज के साथ फिट नहीं हो पाई है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो रिलेशन, ठीक है, देयर इज नो रिलेशन,
ये दोनों पॉइंट समझ में आए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट जो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से पॉइंट लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अभी ये जो मैंने डेटा लगाया है इसको मैं बाद में बताती हूँ, पहले पॉइंट को समझो, ठीक है। ये हमने गुडनेस ऑफ फिट के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारा, काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। काई स्क्वायर, अब ये मैंने जो छोटे छोटे से पॉइंट, ये जो चार्ट वगैरह लगाए वो बस आपके समझने के लिए लगाए, अदरवाइज मैं ऐसे ही समझाती, ठीक है। जब हम डिटेल में करेंगे ना तो हम पूरी थ्योरी के साथ इसको करेंगे। काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस, है ना। अब देखो टेस्ट हमने गुडनेस ऑफ फिट का बारे में देख लिया, गुडनेस ऑफ फिट में देख लिया कि ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्या सीन है, ठीक है। ये सारी चीजें देख ली यहाँ पे। अब इधर आ जाओ, अगर हम काई स्क्वायर की बात करते हैं इंडिपेंडेंस के लिए, है ना, इंडिपेंडेंस जो नल हाइपोथेसिस है फॉर द काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस स्टेट दैट द टू वेरिएबल बीइंग मेजर आर इंडिपेंडेंट। मतलब अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, जो दो वेरिएबल यहाँ पे हम ले रहे हैं, टू वेरिएबल, ठीक है, उनकी मतलब वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। जो भी दो वेरिएबल है वो कैसे है, हमारे इंडिपेंडेंट है, पहली पॉइंट, ठीक है। जो दो वेरिएबल वो कैसे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब क्या है, जो कोई भी इंडिविजुअल है अगर वो कोई एक मतलब उसको एक वेरिएबल मिल चुका है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, दूसरे वाले वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल, देखो इसका मतलब समझो, दो वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट है उसका मतलब ये है जो एक वेरिएबल ए है वो दूसरे वेरिएबल बी को इफेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके साथ उसका कोई मतलब इफेक्ट नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। मतलब ए वेरिएबल की जो वैल्यू है वो बी वेरिएबल की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करेगी, इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, ठीक है। जो काई स्क्वायर टेस्ट है फॉर इंडिपेंडेंस वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है गुडनेस ऑफ फिट की तरह। जहां पे सिर्फ फर्क क्या आ जाता है कि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, समेशन एफ ओ माइनस एफ ई, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना ये वही है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है, अपॉन एफ ई है तो वही, बस यहाँ पे जो एफ ई हम निकालते हैं ना वो थोड़ा सा ऐसे निकालते हैं, एफ ई इज इक्वल्स टू एफ सी एफ आर, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलम, फ्रीक्वेंसी ऑफ रो, सी का मतलब कॉलम, आर का मतलब रो, और अपॉन एन, ठीक है। सिर्फ ऐसे, सिर्फ इतना फर्क है यहाँ पे, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी चीज, अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर माइनस वन, ठीक है, और क्या होगा, सी माइनस वन, आर माइनस वन, सी माइनस वन। आर इज द रो, दोनों में मैं डिफरेंस बता दे रही हूँ, सी इज द कॉलम, सी क्या है, कॉलम। जब यहाँ पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे थे तो क्या था, यहाँ पे सी माइनस वन, यहाँ पे सी इज द कैटेगरी, यहाँ पे सी क्या थी, कैटेगरी, इसीलिए मैंने यहाँ पे एफ हटा दिया, जिससे आप कंफ्यूज मत हो। गुडनेस ऑफ फिट में हम सिर्फ ओ मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ई मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, यहाँ पे जब हम बात करते हैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है हमारी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, इस चीज को मैंने समझ पाओ आप इसलिए मैंने ऐसे यहाँ पे लिखा, ठीक है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और आता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे हम, आर माइनस वन और सी माइनस वन करके निकालेंगे, ठीक है। और अगर हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी फ्रीक्वेंसी होगी कॉलम की, जो भी फ्रीक्वेंसी होगी रो की, उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे टोटल करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये है, ये कुछ कैटेगरीज दे रखी हैं, आर्करीच, आर्चरीज और बॉक्सिंग और साइकिल, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ठीक है, ये फीमेल का दे रखा है, ये मेल का दे रखा हुआ है, ठीक है, और इसी तरह ये दे रखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात, इधर आओ, अगर देखो क्वेश्चन यहाँ पे किससे आता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम से आता है, ठीक है, सिंपल सा डिग्री ऑफ फ्रीडम, आर माइनस वन, आर यहाँ पे क्या, रो कितने हैं यहाँ पे, दो, रो कितने हैं यहाँ पे, दो, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, टू माइनस वन, ठीक है। और कॉलम कितने हैं यहाँ पे, कॉलम कितने हैं, ये कॉलम होते हैं वन टू थ्री, थ्री कॉलम है, ठीक। तो थ्री माइनस वन, ठीक है, थ्री माइनस वन, तो ये कितना हो गया, वन इंटू टू, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, टू आ गया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके अलावा ये देखो ये किस टेबल में है, ये एक टेबल में दे रखा हुआ ना, इसी वजह से जो हम इसको हम लोग कंटिजेंसी टेबल भी बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंटिजेंसी, कंटिजेंसी टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या करते हैं, कंटिजेंसी टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब क्या है यहाँ पे वर्टिकल और मतलब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कैटेगरीज को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो इतना ही यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो जो हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, जब काई स्क्वायर की बात करते हैं
काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट की बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे ये क्या किसमें हेल्प करता है, हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर helps to determine whether the sample, समझना दोनों में डिफरेंस क्या है, whether the sample data matches the population or not। ठीक है, मतलब गुडनेस ऑफ फिट अगर हम की बात करते हैं तो वहां पे हम ये देखते हैं कि जो हमारा सैंपल डेटा है क्या वो पॉपुलेशन डेटा के साथ मैच कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम काई स्क्वायर टेस्ट की बात करते हैं फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है, फॉर इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों के डिफरेंस को समझ लो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर द वेरिएबल, मैं डिटेल में भी कराऊंगी ना तो इतना ही कराऊंगी, इतना ही है बस, वहां डिटेल में आपको स्लाइड्स के थ्रू मिल जाएगा, यहाँ पे मैं लिख के समझा रही हूँ, फर्क सिर्फ इतना ही है। ठीक है, वेदर द वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन एनदर, ठीक है, और नॉट। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है, खाली इतना चीज है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों का याद रखना, डिग्री ऑफ फ्रीडम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चंस जब आप पीवाईक्यू कर रहे होगे तो आप देख भी रहोगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आपका काई स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में आ जाते हैं, आज आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, काफी दिन से चल रहा था। ठीक है, क्वालिटेटिव देखो कुछ नहीं है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। ठीक है, अगर आपके पास कोई रिसर्च की बुक हो तो आप चाहो तो वहां से भी एक बार इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं, जरूरत नहीं, अगर कोई भी रिसर्च की बुक है तो वहां से एक ही बार को रीड कर लो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो क्वालिटेटिव, जो भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में मैंने फर्क आप लोग को समझाया है। तो क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं, जो भी टेक्स्ट होते हैं, इमेज होते हैं, वहां से हम क्या निकालते हैं, सेंस बनाते हैं, मेकिंग सेंस। ठीक है, मेकिंग सेंस, मैं सिर्फ 2-4 की पॉइंट यहाँ पे लिख रही हूँ, ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपके पास रिसर्च की कोई भी बुक है तो प्लीज वहां पे जाके एक बार देखना, वहां पे दे रखा है, पूरा पूरा चैप्टर ही दे रखा हुआ है, तो एक बार को रीड करना खाली, बस और कुछ नहीं। मेकिंग सेंस आउट ऑफ टेक्स्ट एंड इमेज डेटा। ठीक है, इमेज डेटा से हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेंस निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डेटा को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, प्रिपेयरिंग, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, प्रिपेयरिंग द डेटा फॉर एनालिसिस। यहाँ पे हम डेटा को क्या करते हैं, प्रिपेयरिंग डेटा फॉर एनालिसिस। ठीक है, जो भी चीजें हम लोगों ने क्वालिटेटिव के एक्सपेक्ट में बात की थी वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडक्ट करते हैं डिफरेंट एनालाइज, मतलब कंडक्ट करते हैं इसको, एनालिसिस को, कंडक्टिंग डिफरेंट एनालिसिस। ठीक है, फिर क्या यहाँ पे आ जाता है, स्टेप नहीं है, मैं सिर्फ पॉइंट लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, मूविंग डीपर एंड डीपर। देखो सबसे अच्छा इसका एग्जांपल बताती हूँ, जैसे आपका ओनियन होता है ना, तो ओनियन को क्या करते हैं, हर एक लेयर को छील छील के देखते हैं ना, मतलब एक लेयर निकालते हैं, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। तो जो ये क्या कर रहे हैं, डीप मतलब बहुत ज्यादा डीपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। केस स्टडी में हम क्या करते हैं, इन डेप्थ स्टडी करते हैं, बस वही समझ लो, यहाँ पे वही है। यहाँ पे हम डीपर से डीपर जाके देखते हैं उस कंसेप्ट को, उस डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा समझने मतलब लिखने वाला नहीं है, इसको सिर्फ समझो। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे इमेजेस होते हैं, डेटा होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, उससे हम क्या करते हैं, सेंस लगाते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनको उनकी डिफरेंट जो एनालिसिस है उसको मतलब देखते हैं, मतलब उसके डीपर लेवल पे जाकर के उसको हम वहां पे उस डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब है। और ये एक तरीके का ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये एक तरीके का ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक है, और कब तक ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, जैसे हम लोग ग्राउंडेड थ्योरी में नहीं होता, जब तक हमें एक सैचुरेशन नहीं मिल जाता, मतलब हम सैचुरेशन, देखो यहाँ पे सैचुरेशन तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको रिलेट करके बता रही हूँ। सैचुरेशन कहने का मतलब क्या है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, कहने का मतलब ये है कि ये एक मतलब इस डेटा को हम तब तक समझते रहेंगे जब तक उस थ्योरी को हम अच्छे से समझ ना पाए, एक्सप्लेन ना कर पाए इस थ्योरी को।
ठीक है, उस डेटा जो भी डेटा है उससे हम थ्योरी को एक्सप्लेन ना कर पाए तब तक हम क्या करेंगे, इस डेटा को समझेंगे। ठीक है, ये मतलब थ्रू आउट द स्टडीज, मतलब पूरी अच्छे तरीके से उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस को पूछेंगे, डेटा का रिफ्लेक्शन देखेंगे, है ना, ये वाली सारी चीजें हैं। तो जो जो मैंने चीजें बोली तो चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि मतलब इसे लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, ये कहने का मेरा मतलब है। ठीक है, इसको सिर्फ समझो। ठीक, ये था आपका क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, जिसमें नेक्स्ट बात करते हैं डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मैं पॉइंट लिख दे रही हूँ, जैसे आप लोग को लगे कि मैंने सिलेबस में एक एक पॉइंट को ये मतलब जो भी आपका टॉपिक है उसमें का मैंने ये बताया है आपको इस चीज को। ठीक है, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन कहने का मतलब क्या है, मतलब देखो डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन कहने का मतलब क्या है, हमको डेटा को इंटरप्रेट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डेटा को गैदर करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसकी रिपोर्ट लिखेंगे, तो ये वाली चीजें होती है। इसमें जो स्टेप्स हैं, ठीक है, एक पढ़ को, यहाँ पे हम डेटा को क्या करेंगे, गैदर करेंगे। ठीक है, गैदर करने के बाद उसको इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, इंटरप्रेट करेंगे और फिर उसके बाद हम रिपोर्ट लिखेंगे, ये वाली सारी चीजें, मतलब डेटा को एनालाइज करने के बाद जो जो चीजें यहाँ पे हमने क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में हम क्या करेंगे, जो भी डेटा है उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, गैदर करेंगे डेटा को। ठीक है, फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसके बाद हम एक पूरी रिपोर्ट तैयार कर देंगे। अब इस केस में बहुत सारी प्रोसेस, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। आप इंटरव्यू ले लोगे, आप मतलब एथनोग्राफी, मतलब वहां पे जाके रह करके, ठीक है, उनकी उस माहौल में जाके रहोगे, तब डेटा को ऑब्जर्व करोगे, पार्टिसिपेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब फिर उसके बाद आप पूरा एक नैरेटिव स्टोरी टाइप का लिखोगे, तो ये वाली सारी चीजें, मतलब जितनी भी हम लोगों ने क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में पढ़ा, क्वालिटेटिव डेटा में पढ़ा है, वो सारी चीजें यहाँ पे है। ठीक है, रिसर्चर क्या करेगा, इंटरव्यू से डेटा को कलेक्ट करेगा, मोमोज को लिखेगा, मेमोज को लिखेगा, फिर उसमें से क्या करेगा, जब लिखने के बाद वो क्या करेगा, एक नरेशन निकालेगा, एक स्टोरी लिख देगा, तो ये वाली सारी चीजें यहाँ पे। ठीक है, अब इसके कुछ जो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस है आपकी, जो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस है, ठीक है, उसके कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स के मैं पॉइंट लिख रही हूँ यहाँ पे, वो स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, इस पॉइंट को लिख लो, ऑर्गेनाइज एंड, जो मैंने बोला है बस वही है स्टेप के तरीके से, कभी कभी स्टेप्स को अरेंज करने के लिए आ जाता है। प्रिपेयर द डेटा फॉर एनालिसिस। ठीक है, हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे उसको सॉरी ऑर्गेनाइज करेंगे, डेटा को एनालाइज प्रिपेयर करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, मतलब इसमें हम इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक है, मटेरियल को स्कैन कर सकते हैं, नोट्स का यूज कर सकते हैं, ये वाली सारी चीजें। फिर आता है रीड थ्रू ऑल द डेटा, सभी डेटा को अच्छे से रीड करेंगे, रीड थ्रू ऑल द डेटा। ठीक है, जो भी डेटाज है, ये स्टेप्स आपको अरेंज करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बिगिन डिटेल एनालिसिस, बिगिन डिटेल एनालिसिस विद अ कोडिंग प्रोसेस, विद कोडिंग प्रोसेस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पूरा अच्छे से एनालिसिस करेंगे, उसकी कोडिंग करेंगे। कोडिंग कहने का मतलब क्या है, कोडिंग कितने तरीके की होती है आपकी, ओपन कोडिंग होती है, ठीक है, जहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं ओपन कोडिंग में। फिर आता है एक्सेल कोडिंग, मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुकी हूँ। एक्सेल कोडिंग में हम क्या करेंगे, सेलेक्टेड लोगों को ले लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सेलेक्टिव कोडिंग। ठीक है, 3 तरह की कोडिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे ओपन कोडिंग में क्या होता है, कैटेगरीज को बता दिया ना, यहाँ पे कैटेगरीज को जनरेट कर देंगे। एक्सेल कोडिंग में क्या हो जाएगा, जो भी कैटेगरीज होंगी ना, उसको मतलब हम एक थ्योरेटिकल मॉडल दे देंगे। थ्योरेटिकल मॉडल देने के बाद जो जो सेलेक्ट करना होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी कोडिंग होगी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यूज करेंगे। ठीक है, अब ये जो कोड है, यूज द कोड, ठीक है, कोडिंग प्रोसेस, जो भी मैंने ऊपर कोडिंग की है उस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, यूज करके हम क्या करेंगे, मतलब उस सारी कोडिंग को यहाँ पे हम क्या करना है, हमको यूज करना है। ठीक है, कोडिंग प्रोसेस को टू जेनरेट टू जेनरेट टू जनरेट डिस्क्रिप्शन टू जनरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेटिंग। ठीक है, सेटिंग की पूरी डिस्क्रिप्शन के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हम क्या करेंगे, फाइंडिंग ऑफ एनालिसिस, मतलब हम क्या करेंगे, उसकी फाइंडिंग करेंगे, फाइंडिंग ऑफ एनालिसिस बोलते हैं इसको।
पूरा जो हमने जनरेट किया उसको फाइंडिंग करेंगे, फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, इंटरप्रेट कर देंगे। ठीक है, बस ये वाली सारी चीजें यहाँ पे। ठीक है, इन स्टेप्स को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में आता है। उसके बाद एक पॉइंट और आता है इसमें, एनालिटिक इंडक्शन। एनालिटिकल इंडक्शन कहने का मतलब क्या है, एनालिटिकल इंडक्शन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपकी। एनालिटिकल इंडक्शन में क्या आता है, हम क्या करेंगे, मतलब ये एक अर्ली स्टेज मानी जाती है किसी भी रिसर्च में, जहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रफ डेफिनेशन। मतलब पहले से जब भी कोई रिसर्च करने जाएंगे पहले से हम कुछ मतलब एक्सप्लेनेशन या रफली कुछ हम डेटा यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, रफ डेफिनेशन हो गई आपकी। ठीक है, रफ डेफिनेशन बना लो या फिर एक्सप्लेनेशन कर लो, है ना, ये वाली सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है, रफ डेफिनेशन या फिर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, किसी पर्टिकुलर फिनोमेना से रिलेटेड। ठीक है, किसी पर्टिकुलर फिनोमेना की हम क्या करेंगे, एक डेफिनेशन या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन रफली वहां पे हम लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब जो भी हमने डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन, इसको समझना मतलब रिलेट करना, जो भी हमने डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन है उसको हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। ठीक है, एग्जामिन करेंगे इन द लाइट ऑफ द डेटा दैट आर बीइंग कलेक्टेड ड्यूरिंग द रिसर्च। मतलब हमने रफली जो भी डेफिनेशन बनाई है, जो भी एक्सप्लेनेशन बनाई है, अब उसको हम एग्जामिन करेंगे, किसके बेसिस पे, जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उसके बेसिस पे हम इसको क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, इसको समझने की कोशिश करना, जो मैं समझा रही हूँ यहाँ पे। पहले हमने क्या किया, कोई भी रिसर्च स्टार्ट करने से पहले पहला जो अर्ली स्टेज होता है वहां पे क्या करते हैं, रफली चीजों को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके डेटा को जब कलेक्ट करते हैं उसके साथ उसको एग्जामिन करते हैं। ठीक है, फिर आ जाओ अब जो भी हमको नया डेटा मिलेगा, कुछ जो भी हमारा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, वो तो है ही है, उसके बाद कुछ नया डेटा भी तो मिलेगा। ठीक है, तो हमें जो भी जो डेफिनेशन है, जो भी एक्सप्लेनेशन को हमने जनरेट किया है, उसमें हमें क्या कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, मतलब मॉडिफिकेशन, नीड मॉडिफिकेशन लिखो इसे, नीड मॉडिफिकेशन इन द लाइट ऑफ न्यू डेटा। ठीक है, मतलब जो भी पहले से जो डेटा है उसमें मतलब कुछ नए डेटा को ऐड करने का जरूरत है या नहीं है, ये वाली सारी चीजें। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड द केसेस में नॉट फिट इनटू द एक्सप्लेनेशन, मतलब फिर उन केसेस को फाइंड करेंगे। ठीक है, फाइंड द केसेस दैट नॉट फिट इन द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन में फिट नहीं हो रही है, ठीक है, उन केसेस को हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग से रीडिफाइन करेंगे, रीडेफिनेशन, मतलब रीडेफिनेशन वाला प्रोसेस हो जाएगा, और रीफॉर्म मतलब फिर से रिपीट करेंगे उस चीज को। ठीक है, मतलब रीडेफिनेशन लिख लो उसको, रीडेफिनेशन, या फिर रीफॉर्मुलेशन करेंगे, या फिर हम इसे रीफॉर्मुलेशन करेंगे। ठीक है, इज रिपीटेड, इज रिपीटेड। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कांस्टेंट कंपैरिजन। कांस्टेंट कंपैरिजन, कांस्टेंट कंपैरिजन कहने का मतलब क्या है, जो हमारा पहले का डेटा था और जो हमने नया डेटा गैदर किया उनके बीच में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कराएंगे। ठीक है, कांस्टेंट कंपैरिजन होगा, रिसर्चर कंपेयर करेगा न्यूली एक्वायर्ड डेटा को, न्यूली एक्वायर्ड डेटा को, ठीक है, विद एग्जिस्टिंग डेटा। सिर्फ इतने से याद रखो इसको, विद एग्जिस्टिंग डेटा के साथ ही क्या करेगा, उसके साथ कंपेयर कराएगा, उनके मतलब जो भी थ्योरी है, जो भी उसने कैटेगरीज बनाई है, ठीक है, उसको हम क्या करेगा, पहले जो डेटा था उसके पास, उसके साथ न्यूली जो उसने एक्वायर किया डेटा को, उसके साथ कंपेरिजन कराएगा। ये वाली चीज है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ ट्रायंगुलेशन। ऑलरेडी मैंने ये पहले ही बता दिया था। ठीक है, एक ही चीज से ध्यान रखो ट्रायंगुलेशन से, ट्रायंगुलेशन को, ट्रायंगुलेशन कहने का मतलब क्या है, यूज ऑफ मल्टीपल डेटा। आपको ये जो मैच द कॉलम होते हैं ना, वहां पे इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, डेटा कलेक्शन टेक्निक है ये, जहां पे भी मल्टीपल दिख जाए, ठीक है, कलेक्शन टेक्निक का, वो हमारा क्या होगा, हमारा ट्रायंगुलेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा मतलब सिर्फ सिंपल से यही ध्यान रखो, मिक्स्ड मेथड, इसे मिक्स्ड मेथड भी बोल सकते हो ट्रायंगुलेशन को। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो कुछ रह तो नहीं गया आपका, मैंने सारी चीजें तो करा दी है, एक मिनट को देख लेते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। देखो, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स, कोरिलेशन, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी, क्वालिटेटिव डेटा रिडक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिटिकल, कांस्टेंट कंपैरिजन, कांसेप्ट ऑफ ट्रायंगुलेशन, सारी चीजें हम लोगों ने कर ली है। ठीक है, तो आज हम लोगों का ये जो यूनिट 6 था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूरा इसका रिवीजन सीरीज मैंने कंप्लीट करा दिया है।
ठीक है। अच्छा हाँ, आपका जो एनपीसी का एप्लीकेशन रह गया है, ठीक है, मैं कल या फिर परसों एक क्लास ले लूंगी, ठीक है, जहाँ पे मैं एनपीसी के जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है 2-3, ठीक है, 2-3 एनपीसी के जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है उसको मैं आपको करा दूंगी यहीं पे ही, ठीक है। तो उसको आप समझ लेना, ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपको नोट्स के फॉर्म में भी शेयर करूँ तो आप उसको समझ नहीं पाओगे, उसको मतलब ग्राफ के थ्रू। इसी वजह से मैं यहाँ पे कल या फिर परसों देख लेते हैं, जिस दिन भी टाइम मिलेगा आपके एग्जाम से पहले, 14 को एग्जाम है, उससे पहले ही मैं करा दूंगी उसको, ठीक है। और वो आपको समझ में भी आ जाएगा उसी क्लास में ही, ठीक है। तो ये मैं एलपीसी का एप्लीकेशन आपको एक कल या परसों में ही करा दूंगी। और इसके अलावा ये यूनिट 6 आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी है या फिर कोई न्यूमेरिकल में दिक्कत हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है तो मैं बहुत ज्यादा मतलब मैंने यहाँ पे स्लाइड्स का यूज नहीं किया है, ठीक है। अगर मैं स्लाइड्स का यूज करती तो बहुत ज्यादा टाइम जाता, इसी वजह से मैंने इसको यूज नहीं किया। यहाँ पे मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात की है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ सेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर कोई क्वेरी है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को कंसिडर करूंगी। एंड जिन लोगों ने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है उसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, ठीक है। वहाँ पे आपको जितने भी अपडेट्स हैं वो सारी चीजें वहीं पे मिलेंगी आपको, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई क्वेरी भी है तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ भी सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई भी करूंगी आपको, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है, चीज़ें आपके साथ स्टडी के साथ आप रिलेट कर पा रहे हो अपनी स्टडीज़ के साथ, तो प्लीज़ लिख के जाना कमेंट सेक्शन में सेशन कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन लोगों ने नहीं किया है, ठीक है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो लोग रिवीजन सीरीज के पर्पस के खाली हो, जी, ठीक, डिटेल की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैंने डिटेल में कराया हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ मैंने यहाँ पे छोड़ा है, लेकिन एक होता ना कि स्लाइड्स के थ्रू आप करते हो तो लगता है पूरा डिटेल में क्या हुआ, की पॉइंट में इतना डिटेल में नहीं लगता है, ठीक है। तो इस वजह से जिन लोगों को भी अभी एग्जाम है, ठीक है, उनके साथ शेयर करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। उम्मीद करती हूँ सेशंस आपके लिए अच्छे हेल्पफुल होंगे, ठीक है। थैंक यू।